सोचिए, कुछ कंपनियां आती हैं सिर्फ व्यापार करने के इरादे से और देखते ही देखते एक पूरे विशाल देश पर कब्जा कर लेती हैं। ये कहानी है यूरोपीय ताकतों के भारत आने की, एक ऐसी कहानी जिसने यहाँ का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हजारों मील दूर लंदन में बैठी एक प्राइवेट कंपनी, आखिर उसने इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज कर कैसे लिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम शुरू से। तो आज हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्यापार की ये होड़ आखिर शुरू कैसे हुई, फिर कैसे ये व्यापार की लड़ाई असली जंग में बदल गई, उन बड़ी जीतों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने खेल ही पलट दिया, और आखिर में उन नीतियों और लोगों की बात करेंगे जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। तो सब कुछ शुरू होता है व्यापार से, एक ऐसी दौड़ से जिसमें यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के साथ कारोबार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। और इस पूरे खेल का कह सकते हैं पहला सीन शुरू हुआ साल 1498 में, जब पुर्तगाल का एक जहाज जिसे चला रहा था वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर आकर रुका। बस यहीं से यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। लेकिन पुर्तगालियों के आने का मतलब ये नहीं था कि मैदान खाली था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अगले करीब करीब 150 सालों में पहले डच आए, फिर अंग्रेज और उनके पीछे पीछे फ्रांसीसी। मतलब भारत के साथ व्यापार का ये केक इतना बड़ा था कि हर कोई इसमें से अपना हिस्सा चाहता था। और हां, पुर्तगाली सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए थे, वो अपने साथ बहुत कुछ ऐसा लाए जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी सोचा है, आलू, टमाटर और तीखी लाल मिर्च के बिना हमारा खाना कैसा होता? ये सब उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, भारत का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी वही लेकर आए। लेकिन देखिए, जहां इतना पैसा और मुनाफा हो, वहां सिर्फ व्यापार नहीं होता, टक्कर भी होती है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब व्यापार की लड़ाई सत्ता की लड़ाई बनने वाली थी। इस दौर की जो सबसे बड़ी दुश्मनी थी, वो थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और मजे की बात ये कि ये अपनी लड़ाई यूरोप में नहीं बल्कि भारत की जमीन पर लड़ रहे थे। इन्हीं लड़ाइयों को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। असल में ये दो विदेशी ताकतों के बीच भारत में अपना दबदबा बनाने की जंग थी। और इसी लड़ाई में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक ऐसा दांव चला जो गेम चेंजर साबित हुआ। वो पहला यूरोपियन था जिसने समझा कि भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में घुसकर फायदा उठाया जा सकता है। उसने अपनी फौज को भारतीय राजाओं की तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी चाल थी जिसे अंग्रेजों ने न सिर्फ ध्यान से देखा बल्कि बाद में इसे और भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया। और इसी चाल को अपनाकर अंग्रेज पहुंचे बंगाल, और वहां लड़ी दो ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने भारत में सत्ता का तराजू हमेशा के लिए अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। अब ये दोनों लड़ाइयां बहुत अलग थीं। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, वो असल में कोई जंग थी ही नहीं, वो तो एक साजिश थी, एक धोखा था। लेकिन उसके ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई एक असली जबरदस्त सैन्य जीत थी। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकेले ही 3 बड़ी भारतीय ताकतों की मिलीजुली सेना को धूल चटा दी, और इसी जीत ने उत्तर भारत में उनके दबदबे पर मुहर लगा दी। और इस पूरी साजिश और जीत की कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो है रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का मास्टरमाइंड। इसी शख्स को अक्सर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। बक्सर में जीत का इनाम क्या मिला? इलाहाबाद की संधि। और ये सिर्फ एक समझौता नहीं था। इस संधि के जरिए मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया। सोचिए, रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी एक सरकार बन गई। अब उनके पास अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए पैसों का खजाना था। और बंगाल से मिले इसी बेहिसाब पैसे के दम पर अंग्रेजों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे भारत पर कब्जा करने का प्लान बनाया। और इसके लिए उन्होंने तलवार से ज्यादा कागज और कलम, मतलब चतुर राजनीतिक नीतियों का इस्तेमाल किया। इन नीतियों में सबसे पहला और सबसे खतरनाक हथियार था सहायक संधि। इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। इसका सिस्टम बड़ा सीधा था। भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी सेना रखेंगे, बस आप उसका खर्चा उठा लो। बदले में राजा को अपनी पूरी आज़ादी कंपनी को सौंपनी पड़ती थी। मतलब बिना जंग लड़े ही पूरी रियासत अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाती थी। और ये पॉलिसी कितनी जबरदस्त कामयाब रही, इसका अंदाजा आप इस लिस्ट से लगा सकते हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, सिंधिया,
एक के बाद एक भारत की बड़ी बड़ी रियासतें इस जाल में फंसती चली गईं। कब्जे का दूसरा बड़ा हथियार था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता और उसके मरने के बाद उसकी पूरी रियासत अपने आप ब्रिटिश राज का हिस्सा बन जाएगी। और इस नीति का असर देखिए, कितनी तेजी से सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कई रियासतें एक झटके में खत्म कर दी गई। जाहिर है इस नीति ने भारतीय राजाओं के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया और यही गुस्सा आगे चलकर एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बना। तो चलिए अब एक बार फटाफट उन मुख्य लोगों और नीतियों को देख लेते हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत की शक्ल तय की। देखिए, हर गवर्नर जनरल का अपना अलग स्टाइल था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार का सिस्टम बनाया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के जरिए साम्राज्य को फैलाया। लॉर्ड डलहौजी वो तो अपनी आक्रामक नीतियों और रेलवे लाने के लिए जाने जाते हैं। और वहीं विलियम बेंटिंग जैसे लोग भी थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने जैसे सामाजिक सुधारों पर भी काम किया। और जैसा कि हमने बात की, डलहौजी के समय में सिर्फ रियासतें ही नहीं छीनी। 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी भी चली, बंबई से थाने तक। लेकिन रेलवे लाने का मकसद सिर्फ लोगों की सहूलियत नहीं थी, इसका असली मकसद था सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाना। तो 1498 में जो कहानी एक जहाज से शुरू हुई थी, वो 1857 आते आते एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल चुकी थी। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे व्यापार का लालच, राजनीतिक साजिशें और फौजी ताकत मिलकर इतिहास का रुख पलट सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब व्यापार और विजय एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएं, तो उसका अंजाम क्या होता है।